व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है जो स्कूल और कॉलेज में टॉप करता है। असल में बुद्धिमान व्यक्ति वह है जिसका लोगों से, बड़ों से, समाज से बर्ताव अच्छा हो और जिंदगी का उसको पूरा अनुभव हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, वही हम आज के इस वीडियो में उसके पीछे के रहस्य को जानेंगे कहानियों के माध्यम से। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, बुद्धिमान वही जिसमें ये रहस्यमय गुण हो। बुद्धिमान व्यक्ति के रहस्यमय लक्षण। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, सही काम करता है और सही समय पर सही बात कहता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, वहाँ ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को व्यावहारिकता में लाना ही बुद्धिमत्ता कहलाती है। जो व्यक्ति जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी समाधान ढूंढ लेता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। एक समय की बात है, बुद्ध के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, उसके लक्षण क्या है और वे कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती हैं। काफी देर तक बहस करने के बाद जब वे एक दूसरे की उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने बुद्ध के पास जाने का फैसला किया। वे सभी अपने बुद्ध के पास पहुंचे और उन्हें अपना प्रश्न बताया। बुद्ध शिष्यों का प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बुद्धिमान व्यक्ति में ये रहस्यमय गुण पाए जाते हैं, वह कौन से हैं? चलिए जानते हैं। पहला गुण, बुद्धिमान लोग अपने मन का रहस्य किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति आज हमारा मित्र है वह मेरा शत्रु बन सकता है, इसलिए ये अपनी निजी बातें, अपनी कमजोरियां और अपने राज किसी को नहीं बताते। लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बात करते हैं, अपने घर और उन बातों के बारे में बात करते हैं जिन्हें उन्हें गुप्त रखना चाहिए था। वे उन बातों को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी बताते हैं और फिर जब बुरा समय आता है तो उन्हें धोखा मिलता है और फिर ये लोग इसके लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा गुण यह है कि बुद्धिमान लोग हर किसी से बात करते हैं। वे ऐसा करते हैं ताकि हर किसी को सीखने का अनुभव मिल सके। वे समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र में एक सफल व्यक्ति ही समझा सकता है यह कुछ ही मिनटों में। इसे स्वयं सीखने में 19 साल लगेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी विफलता से भी सीखने की कोशिश करता है और यही वास्तव में सीखने लायक है, क्योंकि अगर कोई यह पता लगा सकता है कि ऐसी कौन चीजें हैं जो काम नहीं करती है, तो उसके सभी ध्यान और प्रयास उन चीजों पर केंद्रित होगा जो वास्तव में काम करती हैं और वह उसे उसके लक्ष्य तक ले जा सकता है। तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग दूसरों को तभी बताते हैं जब कार्य पूरा हो जाता है, जबकि मूर्ख काम शुरू होने से पहले ही उसके बारे में डींगेन हाँकते थे। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि काम के बारे में बार बार बात करने से आग ठंडी हो जाती है। उस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे अंदर इसके साथ ही यह भी समझने की बात है कि ऐसे व्यक्ति को अपने भविष्य के कार्यों के बारे में बताने का क्या मतलब है जो हमारे उस काम का हिस्सा नहीं है, और अगर गलती से हमने उस व्यक्ति को अपने कार्यों के बारे में बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता है, तो वह पूरी कोशिश करेगा कि हम अपने काम में सफल न हों। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शत्रु के षड्यंत्रों से बचता है और काम में आने वाली बाधाओं से बचता है। काम खत्म होने से पहले किसी को नहीं बताता और अचानक अपना काम पूरा करके सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सभी डरते हैं और सभी उसका सम्मान करते हैं। बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते, ना ही ये किसी की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। ये अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर चीजों को परखते हैं। बुद्धिमान लोग हर काम अपने समय के अनुसार करते हैं। वे अपने खाली समय का भी उपयोग करते हैं और इसके लिए वे सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को ध्यान से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है और जिसे किसी भी तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए वे अपने हर काम की एक सूची रखता है और उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करता है। बुद्धिमान लोग जीवन में आलस्य और टाल मटोल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, इसलिए वे कभी भी खुद को इन दो आदतों का शिकार नहीं होने देते। किसी काम को टालना कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। यह एक मानसिक बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। छठा गुण यह है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। वे समझते हैं कि मनुष्य गलतियों से बना है, इसलिए वे लोगों को माफ कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है, क्योंकि वह यह भी समझता है कि दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, इसलिए हर किसी की सोच और व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। वे लोगों की सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं,
वे सभी को अपनी बात रखने का मौका भी देते हैं और वे जो कहते हैं उसे ध्यान से सुने। बुद्धिमान लोगों का 7वां गुण यह है कि वे असफल होने के बाद हार नहीं मानते, बल्कि उसे अपना हथियार बनाते हैं और उससे सीख लेकर फिर से अपने काम में लग जाते हैं। वे कभी भी अतीत की सफलता पर निर्भर नहीं रहते और नहीं हमेशा उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वे आज काम करते हैं। असफलता बुद्धिमान लोगों को कुछ समय के लिए दुखी कर सकती है, लेकिन वे ऐसा कर सकते हैं। उन्हें विचलित न करें, क्योंकि बुद्धिमान लोग अच्छी तरह जानते हैं कि असफलता क्या है। सफलता से पहले सीखे गए सबक के अलावा कुछ नहीं, जो उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताता है, जिससे सीख कर वे अगली बार और अधिक सटीकता से प्रयास कर सकते हैं। बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और इस अवसर का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती है, तब भी वे इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते हैं, बल्कि अपने अंदर झांकते हैं और उनकी गलतियों को जानने का प्रयास करें। वे उस कार्य को पूरा करने के लिए और अधिक मेहनत करने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोष देकर बचने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो बिना किसी डर और शर्म के सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि गलती स्वीकार करने के बाद ही ऐसा हो सकता है सुधारा जाए। बल्कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर मढ़कर बचने की कोशिश करता है, ताकि वह कभी भी अपनी गलती सुधार कर आगे न बढ़ सके। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की असफलताओं के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराता रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। 9वां गुण, बुद्धिमान लोग खुद से बात करते हैं। दरअसल बुद्धिमान लोग अधिक चिंतनशील होते हैं। वे बहुत सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती है और नहीं वह अतीत की किसी विचार के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। वे एक खोजने की सोच रहे हैं, किसी समस्या के समाधान के बारे में। वे तब गहराई से सोचते हैं जब वे चिंतन और मनन कर रहे होते हैं। वे उस दौरान खुद से बातें करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और वे चीजों के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। 10वां गुण, बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं और वर्तमान में बात करते हैं। वे तब तक अपना आपा नहीं खोते जब तक कोई अपनी सीमा नहीं पार कर जाता और सभी के साथ सम्मान से पेश आते हैं। और साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी करने से बचता है, ऐसा वादा जिसे वे भविष्य में पूरा नहीं कर सकते। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले यह सोचता है कि भविष्य में मेरे कहने का परिणाम क्या होगा, इसलिए वह गुस्से में भी ऐसी बातें नहीं कहते जिससे भविष्य में उन्हें परेशानी हो। दरअसल बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वह शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करता है। बुद्धिमान लोगों की एक पहचान यह होती है कि वे अपने काम और जीवन में इतने तल्लीन रहते हैं कि उन्हें दूसरे लोगों और अन्य चीजों की परवाह नहीं है। वे बकवास करने और दूसरों के बारे में बुरी बातें करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि इस समय का उपयोग कुछ नया सीखने और पढ़ने के लिए करें। वे लगातार चीजों को सीखने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 12वां गुण, बुद्धिमान लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। इन्हें अपने काम मेरे दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं होता, इसलिए ये अपना ज्यादातर काम एकांत में ही करते हैं और अधिक से अधिक समय अकेले बिताना पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोग अपना अधिकांश समय लिखने, पढ़ने और अच्छे विचारों पर विचार मंथन करने में बिताते हैं, इसलिए उनमें सोच समझकर सवाल पूछने की क्षमता होती है। वे तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, आस्था के आधार पर नहीं। साथ ही बुद्धिमान लोग जिज्ञासु भी होते हैं और अपना हर सवाल बिना डरे पूछे। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को घमंड में नहीं बदलने देता। वह जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और खुद को विनम्र रखता है। शिक्षक ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति के ये 12 गुण है, और अगर ये 12 गुण है एक इंसान के अंदर, तो आप भी बुद्धिमान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि हजारों मील का सफर भी सिर्फ एक ही कदम से शुरू होता है। देखा जाए तो अपनी जिंदगी में लक्ष्य हम सभी तय करते हैं, अपने लिए ख्वाब बुनते हैं, खुद को लेकर कई सारे सपने भी देखते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल के पीछे भागने की बजाय ज्यादातर लोग अपने उन ख्यालों के पीछे भागते रह जाते हैं जिनका शायद सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है, जो सिर्फ उनके दिमाग की एक उपज है। इन सभी गैर जरूरी ख्यालों के पीछे भागते हुए वह इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश भी नहीं करते कि वो ख्याल सकारात्मक है या नकारात्मक, सच है या उनके दिमाग की सिर्फ एक उपज है, या वह किसी और से प्रभावित है, उसका सच्चाई से कोई संबंध है भी या नहीं। और शिष्यों,
इसलिए ज्यादातर लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाते और जीवन भर असफल रह जाते हैं। गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि तब ही एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव आपने यह तो बता दिया कि ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, लेकिन क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हम सफल कैसे हो सकते हैं? वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें सफलता के लिए तैयार करती है और फिर सफलता के शिखर तक पहुंचाती है? गुरु ने शिष्य का पूरा प्रश्न बड़े ध्यान से सुना और फिर हाथ के इशारे से उसे बैठने का आदेश देते हुए अपने सभी चीजों से कहा, जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ जोश और इच्छा शक्ति का होना ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें सिर्फ हमें प्रेरित करके हमसे काम की शुरुआत करवा सकती है, लेकिन पूरे जोश और उत्साह के साथ लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिके रहने और दूर के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें उन आदतों को अपनी रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा जो व्यक्ति को सफलता के लिए तैयार करती है और उसे सफल बनाती है। तो आज मैं आपको 10 ऐसी आसान आदतों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो सिर्फ 30 दिनों में आप अंदर से एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाएंगे और खुद के भीतर एक गजब की सकारात्मक ऊर्जा और जो उसको महसूस करेंगे, जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। तो उन सफल आदतों की श्रेणी में पहली आदत है, अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव के साथ करेंगे। सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले तो कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से मैं पहले बिस्तर से उठने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए जिसकी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उसका आह्वान करते हुए उन 3-4 चीजों को याद कीजिए जिसके लिए आप ईश्वर की शुक्रगुजार हैं। उन 3-4 लोगों, चीजों या घटनाओं के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए जिनकी वजह से आपके जीवन में बेहतरी आई है, आप ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हुए हैं। ज्यादातर मौकों पर हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे आसपास के माहौल में एक ही वो इंसान होता है जो हमारे सबसे ज्यादा दुख हो और परेशानियों का कारण होता है, लेकिन हमारे आसपास 90% लोग अच्छे होते हैं। अपने जीवन की 90% अच्छी चीजों के लिए तो फिर हमारे पास और अच्छा चलकर जरूर आएगा। ये जो आभार व्यक्त करने की आदत है, ये हमारी मानसिकता को सुबह सुबह ही बदल कर रख देती है और सकारात्मक तरीके से अपने दिन की शुरुआत करने में मदद करती है। इस अभ्यास को करने में बहुत थोड़ा सा ही समय लगता है, लेकिन ये आपके पूरे दिन के काम करने के तरीके है, आपकी मानसिकता और आपके विचारों को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। सफलताओं की श्रेणी में दूसरी आदत है, आपको हर दिन व्यायाम जरूर करना चाहिए। आप चाहे दौड़ लगाएं, कसरत करें, योगासन करें या फिर प्राणायाम, लेकिन आपको हर सुबह कोई ना कोई ऐसी क्रिया जरूर करनी है जिसमें आपके शरीर को मेहनत करनी पड़े, उसे पसीना बहाना पड़े। यह इंसानी शरीर बना ही मेहनत करने के लिए है। इसे हर समय आराम देने से यह निष्क्रिय, कमजोर और रोगग्रस्त हो जाता है। व्यायाम करना न सिर्फ आपके शरीर को फायदा पहुंचाता है, बल्कि यह आपके दिमाग और आपके मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में भी कमाल करता है। रोज व्यायाम करने से आपका शरीर और मन मजबूत होता है, आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और तेज का जन्म होता है जो आपकी सफलता की राह में आपके सहायक बनते हैं। सफल आदतों की श्रेणी में तीसरी आदत है, लक्ष्य निर्धारित करो और अपने दिन को योजना के अनुसार चलाओ। रात में सोने से पहले ही अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों को निश्चित कर लो और उन्हें लिख लो। फिर उसी के अनुसार अपने पूरे दिन की योजना बनाओ और उस पर अमल करो। अगर कोई व्यक्ति योजना बनाकर अपने दिन की शुरुआत नहीं करता और कोई सभी काम कभी भी करता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने पूरे दिन का सदुपयोग नहीं कर सकता। हालांकि ज्यादातर लोगों को पता होता है तो उनके लिए कौन सा काम महत्वपूर्ण है और कल उन्हें कौन सा काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग उस काम को पूरा नहीं कर पाते और उसे टालते रहते हैं। और जो व्यक्ति अपने काम को समय पर पूरा न करके उसे लगातार टालता रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। ज्यादातर लोगों का अपने काम को समय पर पूरा न करना और उसे लगातार कल पर टालते रहने का सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर आत्म अनुशासन का न होना, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा अनुशासित है वो अपना हर काम समय पर पूरा करता है। सफल आदतों की श्रेणी में चौथी आदत है, आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ नया पढ़ना चाहिए। अगर आप हर दिन 1 से 1 घंटे का समय अपने लिए कुछ नया सीखने, पढ़ने या फिर अपने व्यक्तिगत विकास के कामों में नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आप चाहे कितनी ऊंचाइयों पर हो, कितने ही समझदार और बुद्धिमान हो, आप जिंदगी में हारने ही वाले हैं, आप नीचे गिरने ही वाले हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार अभ्यास से ही व्यक्ति महान ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। सीखने का कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों की बातें सुनना, रोज अपने काम का अभ्यास करना इत्यादि। अगर आपको दुनिया के 1% सफल लोगों में शामिल होना है, तो लगातार सीखते रहने की आदत को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना ही पड़ेगा।
सफल आदतों की श्रेणी में पांचवी आदत है, कम खाओ और अच्छा खाओ। यहाँ अच्छा खाने से मतलब है संतुलित आहार, यानी ऐसा भोजन जो पोषक तत्वों से भरपूर हो और आपके शरीर को कोई नुकसान न पहुंचा। देखा जाए तो भोजन हमारे शरीर के लिए औषधि है। भोजन शरीर के लिए सब कुछ है, क्योंकि शरीर को औषधि तो हम कभी कभार ही देते हैं, लेकिन इसे भोजन हर दिन देते हैं तो हमारा शरीर कैसा होगा? ये हमारे भोजन की गुणवत्ता और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि शरीर को चलाने वाले सारे पोषक तत्वों भोजन से ही मिलते हैं। इसीलिए कोई ऐसा भोजन मत करो जिसमें कोई पोषक तत्व ही न हो और जिसे बचाना हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाए। ज्यादा तला भुना और बासी भोजन मत खाओ। 3 सफेद चेहरों से जितना हो सके उतनी दूरी बना लो। पहला सफेद जहर है चीनी, दूसरा सफेद जहर है नमक और तीसरा सफेद जहर है मैदा। चीनी और मैदा से तो हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता और इन्हें बचाना भी शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इनका सेवन कम से कम करो। भोजन मन भरने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए करो। जब भूख लगी तब ही भोजन करो और हमेशा अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाओ। रात में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भोजन करने का प्रयास करो। अपने आहार में जीवित भोजन जैसे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, सूखे में भी इत्यादि का सेवन जरूर करो। सुबह उठते ही खाली पेट पानी पियो। भोजन करने से पहले पानी पियो, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी कभी मत पियो। भोजन हमेशा शांत चित्त और प्रसन्न मन के साथ करो और भोजन ग्रहण करते समय उसका पूरा आनंद लो। हम जैसा अपने शरीर को भोजन देते हैं, ये उसी के अनुसार काम करने लगता है। इसीलिए अपने भोजन और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखो। सफल आदतों की श्रेणी में छठी आदत है, उनके साथ हर दिन थोड़ा सा समय बिताओ। जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन या फिर आपके सच्चे मित्र। ये एक आदत आपके परिवार में खुशी और शांति लाती है। परिवारजनों के बीच प्रेम और एकता बढ़ती है, जिससे आप ज्यादा खुश और शांत रहने लगते हैं। पारिवारिक तनाव कम होने की वजह से अपने जरूरी कामों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और ज्यादा अच्छे परिणाम हासिल कर पाते हैं। सफल आदतों की श्रेणी में 7वीं आदत है, हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालें और इस थोड़े से कहते बाता चीदा चालेंगे। इस समय में आपके साथ कोई और नहीं होना चाहिए। यह आपका नासमय है, जिसमें आप अकेले एकांत में रहेंगे। खुद के बारे में बुराई में ज्ञाव विचार करेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने काम के बारे में सोचेंगे, अपने भीतर उतरे का प्रयास करेंगे। इन एकांत के पलों का उपयोग आप खुद को और भी बेहतर तरीके से जानने और प्रोटेक्टिंग योर पर्सनल लाइफ। इस समय आप खुद की कमियों के बारे में विचार करेंगे और उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर मंथन करेंगे। सफल आदतों की सूची में 8वीं आदत है, समय का सही प्रबंधन करना, उसका सही उपयोग करना। जिंदगी दिनों, महीनों और सालों में गिनी जाती है, तो जिसने अपना दिन संभालना सीख लिया उसका महीना संभल जाएगा, और जिसने अपने महीने संभालने सीख लिए उसके साल संभल जाएंगे, और जिसके साल संभल गए उसकी पूरी जिंदगी संभल जाएगी। इसीलिए अपने दिन को सही तरीके से संभालना सीखो। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उन्हें सबसे पहले खत्म करो। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में देख लो, घंटे तो सबके पास 24 ही होते हैं, लेकिन इन्हीं 24 घंटों में कुछ लोग कमाल कर जाते हैं। अपने एक ही जीवन में ना जाने कितने सारे काम कर जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर लोग छोटे छोटे कामों में ही उलझे रह जाते हैं और जीवन भर यही कहते रहते हैं कि इस काम के लिए समय नहीं है, उस काम के लिए समय नहीं है। तो आखिर समस्या कहाँ है? समस्या है अपने समय का सही प्रबंधन ना कर पाना। सफल आदतों की श्रेणी में 9वीं आदत है, रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसे कुछ अतिरिक्त समय मिल जाता है सबसे महत्वपूर्ण कामों को खत्म करने का, जैसे ध्यान का अभ्यास, व्यायाम, किताबें पढ़ना इत्यादि। सुबह जल्दी उठकर ध्यान का अभ्यास करने से दिन भर मन शांत और प्रसन्न रहता है। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठकर काम शुरू करने से व्यक्ति का काम समय पर पूरा हो जाता है और वह बेवजह की चिंता और तनाव से बच जाता है। सुबह जल्दी उठकर काम खत्म करने से व्यक्ति के अंदर एक ऐसा अनुशासन जन्म लेता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। सफल आदतों की श्रेणी में 10वीं आदत है, वीरनाश। धूम्रपान और मदिरापान से बचें। ये तीनों ही काम ऐसी बुरी लत है जो निश्चित रूप से आपको पीछे ले जाने वाली है। हालांकि इन तीनों ही चीजों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहें तो मजबूत इरादे और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इन्हें छोड़ सकते हैं, इनसे निजात पा सकते हैं। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वह मौन हो गए।
ये देखते ही सभी चीजें समझ गए कि अब यहाँ से जाने का समय हो चुका है। उन सब ने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चले दोस्तों, अब हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़े ही सुंदर और भव्य महल में एक बहुत ही समझदार और ईमानदार महाराज रहते थे। महाराज ने अपने प्रजा की सेवा बहुत प्यार और दिल से करते थे। एक दिन महाराज अपने महल के पुस्तकालय में गए। उन्होंने वह एक बहुत पुरानी और अजीब पुस्तक देखी। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उससे पूछा, ये इतनी पुरानी पुस्तक यहाँ कैसे आई और ये किसकी है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, ये तो एक बहुत पुरानी पुस्तक दिखाई देती है। लगता है ये बहुत खास पुस्तक है। महाराज ने तुरंत उसे खोलकर पढ़ने का निर्णय किया। जैसे ही उन्होंने वह पुस्तक खोली, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस पर लिखा था जादुई पुस्तक। वह एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें में कुछ भी लिखा जाता वह पूरा हो जाता था। महाराज ने इस अद्भुत शक्ति को देखकर इसे अपने राज की सेवा में लगाने का फैसला किया। उन्होंने इस पुस्तक को अपने सबसे विशेष कार्यों को करने में शामिल किया और प्रजा की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करने का आदेश दिया। जल्द ही यह अद्भुत पुस्तक लोगों का ध्यान और आकर्षण का केंद्र बन गई। एक दिन गांव के एक गरीब लड़के रामू ने महाराज से इस पुस्तक को देने की विनती की और महाराज को बताया कि वह पुस्तक उसके दादाजी की है, जिसे उन्होंने अपनी सिद्धियों से हासिल किया था। उसने महाराज को एक पत्र भी दिखाया जिसमें इस बात का प्रमाण था कि वह पुस्तक उसके दादाजी की है। महाराज ने रामू को वह जादुई पुस्तक दे दी और कहा, ध्यान से इसका इस्तेमाल करना, जो भी आप लिखेंगे वह सच हो जाएगा। रामू ने पुस्तक का प्रयोग करने का निर्णय किया। उसने अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की कोशिश की और पुस्तक में लिखा, मेरे लिए सबसे सुंदर और भव्य घर बनाने का सपना है। अचानक उसके सामने एक भव्य घर बन गया। रामू को इस आश्चर्यजनक शक्ति पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उसे और भी कामों में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, मैं इस जादुई पुस्तक का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करूंगा। एक दिन गांव में भयानक डाकुओं का हमला हुआ। वे महाराज के महल पर हमला करने आ रहे थे। महाराज के अलावा रामू भी महल में था और भी बहुत से सेवक, बच्चे और बूढ़े थे। रामू ने भयानक हमले से बचाव के लिए तत्परता से पुस्तक में लिखा, हम सबकी सुरक्षा के लिए तत्परता से समस्या का हल निकालो, और पुस्तक ने तत्परता से हमले का समाधान कर दिया। महाराज ने इस अद्भुत घटना को देखकर रामू को सम्मानित किया और उसे अपने सबसे विशेष सलाहकार बनाया, क्योंकि उसने अपनी समझदारी का प्रदर्शन किया और जादुई पुस्तक का सही इस्तेमाल किया। रामू ने सबको सिखाया कि इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना चाहिए और समस्याओं का समाधान करना ही सच्चे इंसान की पहचान है। इस तरह रामू ने जादुई पुस्तक की मदद से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। सहायता और साझेदारी का महत्व। रामू ने जादुई पुस्तक की शक्ति को पहचाना और इसे समाज के भले के लिए प्रयोग किया। हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी वही। अब एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति का मानना था कि वह सितारों में भविष्य पढ़ सकता है। वह खुद को ज्योतिषी कहता था और रात में अपना समय आसमान की ओर देखते हुए बिताता था। वह हमेशा भविष्य की चिंता में व्यस्त रहते थे और ग्रामीण अक्सर यह जानने की उम्मीद में उनके पास आते थे कि उनका भविष्य क्या है। एक शाम वह गांव के बाहर खुली सड़क पर टहल रहा था। उसकी निगाहें तारों पर टिकी थी। उसने सोचा कि उसने वहां देखा है कि दुनिया का अंत निकट है। वह भविष्य के विचारों में खोया हुआ था। जैसे ही वह तारों को देख रहा था, वह बिना नीचे देखे चलता रहा। अचानक वह कीचड़ और पानी से भरी खाई में गिर गया। वह गंदे पानी में डूब रहा था और बाहर निकलने के प्रयास में पागलों की तरह गधे के फिसलन वाले किनारों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह बाहर रेंगने में असमर्थ था और अपनी जान के डर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। मदद के लिए उसके चिल्लाने पर जल्द ही ग्रामीण दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने उसे कीचड़ से बाहर निकाला, उनमें से एक ने कहा, तुम तारों में भविष्य पढ़ने का दिखावा करते हो और फिर भी यह नहीं देख पाते कि तुम्हारे पैरों में क्या है। इससे आपको यह सिखाया जा सकता है कि जो आपके सामने है उस पर अधिक ध्यान दे और भविष्य को खुद ही संभालने दे। या फायदा? दूसरे ने कहा, सितारों को पढ़ने का, जब आप यह नहीं देख सकते कि यहाँ पृथ्वी पर क्या है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल और खुशहाल हो, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। प्रत्येक कल आज में बदल जाता है। आपका वर्तमान भी आपके भविष्य का एक हिस्सा है। आगे देखने और सुधारने के लिए हमेशा एक कल होता है।
लेकिन आप बीते हुए कल में वापस नहीं जा सकते, इसलिए बेहतर कल के लिए काम करते हुए अपने वर्तमान जीवन में संतुलन बनाए रखें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तब ही इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था, लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवर को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भाइया अंधे, अगर वो खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती हैं। इसलिए उन्हें मैं खेत में बिठा देता हूं। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बिठा दिया और उनसे कहा, भाइया यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आता है और वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी हिरन का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरन को मैं तलाश रहा हूँ वह हिरन मेरे लायक है ही नहीं? ये अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझे से झूठ तो नहीं कह रहे हैं? एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं, असल में वो एक हिरन नहीं है बल्कि एक हिरनी है, और वो भी गर्भवती है। और जहां तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरनी का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वो हिरनी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है क्या वह हिरनी है और क्या वह गर्भवती है, क्योंकि ये अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। तो वहां राजा को कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। वो एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरनी है और तो और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है, आखिर इसे यह कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरनी है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है
और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ, क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वही हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरन होता तो उस बांध को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरनी इस बांध को तोड़कर भागी है, और यदि वह इस बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये बाफ जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट न कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का ये जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है, क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को वो पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह से उन्होंने उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुंचता है और वह राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है तो मैं आपका अभी की अभी सरधड़ से अलग कर दूंगा। तभी आगे वह राजा कहता है, मुझे बताए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव और कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने न आव देखा न ताव, बस लात घूंसे मुझे पर बरसाने शुरू कर दिए। वह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया। हुआ कि वह उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वह कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई झूठ कहने का प्रयास कर रहा है तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा, वह यहाँ वहां देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उससे डर है कि यदि उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर देखी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर यह देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या है, ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से जैसे आंख, होठ और बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यह सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है।
कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। बातों के साथ साथ अपना शरीर का जो व्यवहार है अर्थात बॉडी लैंग्वेज उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन 3 तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर इन 3 तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जानी हैं तो आपको उसके आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यान पूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान ही नहीं पाएंगे और नहीं आप कभी ये समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत महात्मा हैं, उनको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपकी मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है और यही कारण है कि वह आपके मन की बातें बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। यदि आपने अब तक कहानी को सुना है तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ही ज्ञान से भरपूर कहानियां लेकर आ सकूं। नमो बुधाय। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। समय कभी वापस लौट कर नहीं आता, इसलिए इस समय को अपनी लक्ष्य की समस्याओं के बारे में सोचकर यूं ही गवाह मत दो, बल्कि अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने की इस प्राचीन विधि को जान लो। वह विधि कौन सी है जिससे कोई भी साधारण मनुष्य बड़ी सफलता हासिल कर सकता है, वही हम आज एक रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, विशाल पर्वतों की तलहटी पर एक छोटा सा गांव था जिसमें एक शेरपा रहता था, अर्थात एक पर्वतारोही रहता था। वह पर्वतारोही लोगों को राह दिखाया करता था। वह लोगों को ऊंचे पर्वतों पर ले जाता और उन्हें सही सलामत वापस ले आता। इसी प्रकार शेरपा एक दिन कुछ लोगों को लेकर पर्वत की चढ़ाई पर गया था, लेकिन अचानक उस दिन एक दुर्घटना हो गई। उस शेरपा के पैरों में गहरी चोट लगी और उनके एक साथी की जान भी चली गई, जिस कारण उसे बहुत तकलीफ हुई और वह शलगे लम्हे बीता। और अब उस शेरपा का लड़का भी जवान होने लगा था। वह भी अपने पिता के साथ उस दुकान पर पिता का हाथ बढ़ाया करता था। अपने बचपन काल से ही लोगों को पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते देखता रहता और उनके बारे में बातें कर कि पर्वत शिखर से दुनिया अलग दिखती है, इसलिए उस लड़के के मन में भी हमेशा उस पहाड़ को चढ़ने की लालसा रहती थी। लेकिन जब भी वह अपने पिता से कहता, पिताजी मैं भी इस पहाड़ पर चढ़ना चाहता हूँ, मैं भी जाकर वहाँ की दुनिया देखना चाहता हूँ, तब उसके पिता उसे हमेशा मना कर देते और कहते, बेटा ऊपर जाने में बहुत खतरा है, वहाँ बहुत जोखिम है, वहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती है, पहाड़ों पर कुछ भी हो सकता है, वहाँ बहुत चलना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इन पहाड़ों पर तुम्हारा पैर भी फिसल सकता है। तुम उन लोगों की बातों में मत आओ, तुम यही रहकर आराम से अपना जीवन बिता सकते हो। जब वह लड़का अपने पिता से ऊपर चढ़ने की बात ही बार थी, पंडा की वहाँ की दुनिया कैसी है, नहीं तो मैं पूरे जीवन भर केवल इस दुकान पर ही रह जाऊंगा। मैं हूंगी केवल लोगों के मुंह से यही सुनकर रह जाऊंगा कि पहाड़ की दुनिया ऐसी है, पहाड़ की दुनिया वैसी है, लेकिन मैं उसे कभी देख नहीं पाऊंगा। अब जबकि शेरपा को लगा कि उसका बेटा उसकी बात नहीं मानने वाला, तो उसने वहां पर जाने के लिए हामी भर दी और अपने बेटे से कहता है, बेटा ठीक है, यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें कोई परेशानी हो तो वापस उल्टे पाम घर लौट आना। अपने पिता की आज्ञा पाकर वह लड़का अपना सारा सामान ले सबसे पहले उस पर्वत के नजदीकी शिविर तक जाता है। यह सभी का पहला पड़ाव होता है, जहाँ से लोग चढ़ाई शुरू करते हैं, जहाँ पर लोग पहली और आखिरी बार रुकते हैं और जहाँ पर लोग पर्वत से नीचे उतर कर पहली बार विश्राम करते हैं। उस लड़के ने उसी शिविर में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर रहकर उसे और भी लोगों से उस पर्वत के बारे में जानने को मिल रहा था। यहाँ पर रहकर उसके 2 काम पूरे हो रहे थे। पहला तो वह अपनी यात्रा के लिए कुछ पैसे जोड़ पा रहा था और दूसरा वह आते जाते लोगों से वहाँ की यात्रा और शिखर के बारे में जानकारी हासिल करने लगा। देखते ही देखते करीब 2 हफ्ते बीत गए।
और 2 हफ्तों के बाद जब उसने पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया तो उसने तय किया कि वह अगले हफ्ते ही यात्रा प्रारंभ करेगा। लेकिन जब उसने कुछ लोगों से बात की तो उन लोगों ने उस लड़के से कहा, बेटा यहाँ का रास्ता बहुत कठिन है, तुम दूसरे शिविर पर जाओ, वहां से तुम्हें चलने में आसानी होगी। लड़के ने उन लोगों की बात मान ली और वह इस शिविर को छोड़कर दूसरे शिविर पर जा पहुंचा। यहाँ पर भी वह तरह तरह के यात्रियों से मिलता रहा, लोगों से बात करता रहा और उसने वहाँ की कई कहानियां भी सुनी, नए नए रास्तों और शिखर के बारे में तरह तरह की जानकारी हासिल की। फिर एक दिन वह सुबह सुबह अपने मार्ग पर आगे बढ़ चला। जब वह उस पहाड़ की चढ़ाई कर रहा था तभी रास्ते में उसे एक अनुभवी शेरपा मिला जो वहां पर बैठा हुआ था और वह करीब अधेड़ उम्र का था। उस अनुभवी शेरपा से लड़के की मित्रता शिविर में ही हो चुकी थी। तभी वह अधेड़ उम्र का अनुभवी उस लड़के से पूछता है, बेटा तुम उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हो, तुम्हें तो सीधी दिशा में जाना चाहिए। तभी वह लड़का जवाब देते हुए कहता है, बाबा मैंने यहाँ पर शिविर में रहकर यहाँ से आने जाने वाले यात्रियों की सभी बातें सुनी हैं और जानी हैं, यहाँ की कहानियां भी सुन ली हैं, इसलिए मैं अब और अधिक ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ के बारे में अब सब कुछ इसलिए मैं वापस घर जा रहा हूँ। उस लड़के की यह बात सुनकर वह बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वह लड़का बड़े आश्चर्यचकित होकर उस बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आपको इतने जोर से हंसी आने लगी। तभी वह बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा पहाड़ और रास्तों को समझा नहीं जाता बल्कि उन्हें अनुभव किया जाता है, उनका आनंद लिया जाता है। आगे वह बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा तुम्हें एक पल के लिए सोचो, आखिर एक ही इंसान कहीं पहुंचता नहीं बल्कि वह भीतर से पूरी तरह से बदल जाता है। वह लड़का उन बाबा की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अभी बाबा लड़के से कहते हैं, बेटा यह यात्रा किसी भी इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इंसान इस यात्रा में 2 गलतियां करता है। पहली गलती यात्रा शुरू ना करना और दूसरी यात्रा खत्म ना करना। आगे वह बूढ़ा बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा मैं तुमको कई दिनों से देख रहा हूँ, शुरू में तुम बहुत उत्सुक थे, बहुत उत्साही थे, लेकिन तुम्हारे अंदर वह उत्सुकता नजर नहीं आती। आखिर तुम्हारे भीतर का वह उत्साह कहाँ गया? तुम इतने उत्साह के साथ इस पर्वत पर चढ़ाई करने आए थे, लेकिन आज देखो तुम वापस घर क्यों जा रहे हो? क्या कोई बात है? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें यह करने से रोक रही है? उन बाबा की यह बात सुनकर वह लड़का भावुक हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उस बाबा से कहता है, बाबा मेरे पिताजी पहले लोगों को इस पहाड़ पर ले जाया करते थे और उन्हें सही सलामत वापस भी लाया करते थे, लेकिन एक दिन एक दुर्घटना घट गई, उनका पैर फिसल गया, जिस कारण उन्हें पैर में बहुत गंभीर चोट आई और उनके साथ उनका एक साथी भी मारा गया। इस प्रकार उस लड़के ने अपने पिता के साथ बीती हुई उस घटना के बारे में उस बाबा को सब कुछ बता दिया। वह बाबा उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था और फिर वह उस लड़के से कहता है, बेटा तुम्हारे पिता बहुत ही बहादुर थे, लेकिन अनजाने में वह तुम्हारे अवचेतन मन में उन सभी डर को बैठाते जा रहे हैं जिस डर से तुम है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तभी वह बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा इसका तो केवल एक ही रास्ता है जिससे तुम्हारे भीतर बैठा हुआ डर हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। इस पर वह लड़का कह नहीं कहता है, बाबा बोलिए आपकी क्या शर्त है? तभी वह बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा जब तुम्हारा हार मानने का मन करे या फिर यात्रा छोड़ने का मन करेगा तब तुमको मेरी बात बहुत ही शांति पूर्वक और ध्यान से सुनी होगी। क्या तुम इसके लिए? वह लड़का कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और मन ही मन ये सोचने लगा कि आज तक मुझे इस तरह से किसी ने नहीं समझाया हो सकता है कि बाबा सचमुच मेरे मन से डर निकाल दे और मैं अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाऊं यदि मैं यूं ही चला, इसलिए मुझे एक बार इन बाबा की बात मान ले पर गया, ये नहीं कहीं स्पॉटसीट ने खट दूरल कर सकती थे। वह बाबा उस लड़के को बताता है कि आज दिन ढलने से पहले हमें कम से कम 15 किलोमीटर तक की चढ़ान को चढ़ना होगा। वे लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वह उस पहाड़ पर चढ़ते जा रहे थे, रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था, रास्ता और भी सफल होता जा रहा था। चलते चलते करीब उन्होंने 3 किलोमीटर तक का रास्ता तय कर लिया। अचानक उस लड़के ने एक सुंदर दृश्य देखा। उसने देखा कि वहां पर एक छोटा सा घर था और साथ ही पास ही में एक छोटा सा ठेला लगा हुआ था। थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। इस पर वह बाबा कहता है, बेटा अभी तो हमने चलना शुरू किया है, यदि हम यहीं पर रुक गए तो हमारे दिन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। तभी वह लड़का बाबा से कहता है, बाबा केवल थोड़ी देर के लिए हम कुछ खा लेते हैं। इस पर बाबा मुस्कुराने लगे और उस लड़के से कहते हैं, बेटा ध्यान से सुनो,
यह स्वयं की यात्रा में आने वाली पहली रुकावट है। यह उस पल पैदा होती है जिस पल हम अपने लक्ष्य को छोड़कर अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देने लगते हैं। जब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें इन चीजों से सुख मिलेगा तो हम इनकी ओर मुड़ जाते हैं, हम इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और जिस पल हम इन लालच पर ध्यान देने लगते हैं उसी पल हम अपना रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन यदि तुम चाहो तो इस मानसिक स्थिति में भी अपना सही निर्णय ले सकते हो। इसलिए मन को स्थिर करो और चलते रहो। लड़के ने बाबा की बात मान ली और चुपचाप खड़ा होकर मन मार कर वह उन बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया। पहले दिन की यात्रा थका देने वाली थी लेकिन बहुत सुंदर भी थी। अगले दिन का रास्ता और भी कठिन था, इसलिए उन बाबा ने उस लड़के को सुबह जल्दी उठा दिया और फिर वे दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। उन्होंने अभी कुछ ही चढ़ाई चढ़ी थी कि तभी वहां पर जोरों की बारिश होने लगी और देखते ही देखते बारिश और भी तीव्र होने लगी। उन दोनों के कपड़े अब पूरी तरह से गीले हो चुके थे। लड़का तो ठंड में ठिठुरने लगा था, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। तभी वहां मन ही मन खुद को कोसने लगा और कहने लगा, काश मैंने इनकी बात ना मानी होती। मैं तो बेवजह ही इन उसका ध्यान भटक गया और रास्ते में पड़े हुए एक पत्थर से उसका पैर टकरा गया और वह लड़का गिर गया। तब वह लड़का जोर से चिल्लाकर कहता है, हे बाबा, मैं तो आपकी बातों में बेवजह ही आ गया। मैं तो घर पर ही बढ़िया था, कल से ठीक से खाना तक नहीं खाया और आज इतनी तेज बारिश में मैं बेवजह ही परेशान हो रहा हूँ। हे बाबा, मैं अब घर जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दें। उन बाबा ने उस लड़के की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो चुपचाप उसकी मनस्थिति को समझते रहे। और कुछ देर बाद वो उस लड़के से कहते हैं, बेटा, मेरे गुरु कहा करते थे कि सावधान रहो, शिकायत मत करो। इस पर पलटकर लड़का कहता है, बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तभी वह बाबा एक बार फिर मजुकावट पसंद और नापसंद, इस समय अनाउंस हम खीन और लेज मकान कहीं और जाते हैं। इस समय इस पर्वत पर तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम गर्म कंबल पर सोना चाहते हो। जब हमारे भीतर इस प्रकार के विचार होने हैप्पीनेस तो हमारे भीतर तनाव आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर कम बहुत स्नान चेजरी पैदा होने लगता है और इस तनाव से हम पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। हमारा ध्यान भटक जाता है और इस परेशानी के कारण हम कुछ ना कुछ गलती अवश्य कर देते हैं और फिर हम खुद को ही कोसने लग जाते हैं और आखिर में हम उस यात्रा को वहीं पर समाप्त कर देते हैं। इसलिए मेरी एक बात और याद रखना कि कभी भी निराश होकर पसंद और नापसंद के चक्कर में मत उलझना, क्योंकि पसंद और नापसंद का यह बोझ तुम्हें कभी चैन से सोने नहीं देगा और इसमें यदि तुम फंस गए तो तुम कभी इससे निकल नहीं पाओगे और तुम कभी भी अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाओगे। और इसी कारणवश तुम अपन बारिश में कितना शांत है, चारों तरफ कितनी खामोशी है। उन बाबा की यह बात सुनकर उस लड़के ने शिकायत करना बंद कर दी और कुछ ही देर में वह शांत हो गया। और तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह निराश केवल अपनी उम्मीदों के कारण हो रहा था। उसे इस बात का भी एहसास हुआ, हाँ, इस समय थोड़ी सी असुविधा जरूर है, लेकिन समय आते ही इसका समाधान हमें मिल जाएगा। ये विचार आते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और वह भी पहाड़ की उस शांति को महसूस करने लगा। और फिर वह बाबा के पीछे भी घूम रही थी और अब उस पर आलस हावी होने लगा था। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे थे। वह लेटे लेटे यह सोच रहा था कि मैं अब और चढ़ाई करके क्या करूंगा, मेरा ऊपर जाकर कोई लाभ नहीं, मुझे ऊपर जाकर क्या फायदा मिलेगा, जो तो वहां पर मुझे अवश्य लाभ होगा। वह लड़का लेटे लेटे इन्हीं विचारों में खोया हुआ था। तभी वह बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, याद करो तुमने यह यात्रा क्यों शुरू की थी। तुमने यह यात्रा शिखर पर जाने के लिए नहीं की थी। तो मुझे कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ा और फिर वह उन बाबा से कहता है, बाबा, आप ठीक कहते हैं, लेकिन अब मुझे और ऊपर जाने की कोई इच्छा नहीं है। अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं आगे की यात्रा करूं। इस पर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, भारीपन और दिमाग की सुस्ती, बहुत नींद आना, थकावट लगना और कुछ भी करने की इच्छा नहीं होना, यह सभी मन के विकार हैं। कि तुम इन विकारों में फंस गए तो इसका अर्थ ही यह हुआ कि तुम एक जेल में बंद हो जाओगे और इस जेल में रहते हुए तुम थोड़ी सी भी कठिनाइयों के आते ही हार मान लोगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी बुद्धि की तर्क शक्ति भी तुम्हारा सा दे पाएगी। इसलिए आलस छोड़ो और तुरंत उठो और मेरे साथ चलो। उन बाबा के इतना कहने पर उस लड़के को उन बाबा की बात याद आई। उन बाबा ने सफर शुरू होने से पहले ही कहा था कि जब भी तुम्हारा मन हारने के लिए कहेगा तब तुम्हें मेरी बात ध्यान पूर्वक सुननी होगी। लड़के को अपना वादा याद आ गया। वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और दोनों ने अपना सफर फिर एक बार प्रारंभ किया। देखते ही देखते शाम का वक्त हो चुका था और शाम के वक्त लड़का को उस पर्वत पर कुछ ऐसे लोग मिले जिनकी तैयारियां उनसे कहीं ज्यादा आधुनिक थी। उनके पास
आधुनिक उपकरण थे। यह देखकर वह लड़ जी क्या कहेंगे, इस प्रकार के विचार आते ही वह एक बार फिर से निराश हो गया और एक जगह पर खड़ा होकर उन्हीं के बारे में सोचने लगा। यह देखकर वह बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा यही आखिरी पड़ाव है। ऐसी मानसिक स्थिति में हमारे ऊपर संदेह हावी हो जाता है, हमारे भीतर तरह तरह के सवाल पैदा होने लगते हैं। क्या मैं यह कर पाऊंगा, यह मुझसे नहीं हुआ, यदि मैं असफल हो गया लोग क्या कहेंगे। ऐसी स्थिति में आते ही हमारी यात्रा धीमी होने लगती है और हम खुद पर संदेह करने लगते हैं और हम यह भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा सारा ध्यान केवल अपनी कमियों पर चला जाता है। ऐसी अवस्था में तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी एक बात और याद रखना कि तुमने यह यात्रा बेहतर इंसान बनने के लिए की थी, खुद को बेहतर रूप से जानने के लिए की थी। संदेह तुम पर हावी ना हो, इसलिए खुद को बीते हुए कल से आज को देखो कि क्या तुम कल से बेहतर हुए हो या नहीं। आगे वह बाबा उस लड़के से कहता है, तुम्हें बस खुद को जीतना है। हर दिन रात केवल यही सोचो कि आज मैंने कल से बेहतर क्या किया है, मैं कल से बेहतर बनाने के लिए एक छोटी सी चीज क्या कर सकता हूँ। हर दिन की अपनी छोटी से छोटी जीत को याद करो, बस तुम्हें इतना ही तो करना है। जब तुम अपना ध्यान अपनी जीत पर लाओगे तो तुम्हारे भीतर का संदेह खुद ही खत्म हो जाएगा। उन बाबा का बात उस लड़के ने ध्यान पूर्वक सुनी और उसके बाद उसका मन धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो गया। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो वह बहुत हल्का महसूस कर रहा है। उसके मन का सारा बोझ अब पूरी तरह से हटा लिया गया हो। वह उन बाबा के पीछे था जिस दौरान वह बाबा उस लड़के को सतर्क करते और वह लड़का खुद ब खुद सचेत हो जाता। चलते चलते अब वह पूरी तरह से खुद पर यकीन करने लगा था। अब उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास हो रहा था कि बढ़ना और रुकना उसके अंतर मन से ही प्रकट हो रहा था और यदि उन पर ध्यान न दिया जाए तो मन में वह बड़े रूप ले लेती है। धीरे धीरे वह उन पर काबू पाने लगा था और अब उस लड़के को ऐसा एहसास लगने लगा था कि वह मन पर काबू पान सीख चुका है। उसने अपने मन को जीत लिया है। अब वह किसी भी कार्य को कर सकता है, वह किसी भी कार्य में सफल हो सकता है। इस यात्रा के बाद वह पिता की सही मायनों में मदद कर सकता है। अब बाबा और वह लड़का लगातार यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वे दोनों शिखर पर जा पहुंचे। शिखर पर पहुंचकर उस लड़के ने वहां पर असीम शांति का अनुभव किया। उस लड़के ने वहां खड़े होकर ये सोचा कि यहाँ तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और जो लोग यहाँ पर पहुंच पाते हैं उन्हें उनका अनुभव प्राप्त हो जाता है। इस दौरान उस लड़के के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उस शिखर पर खड़े होकर उसे जीत का एहसास हो रहा था। उसका सीना चौड़ा हो चुका था। वह वहां खड़े होकर अपने सफर के बारे में सोचने लगा कि कितनी बार उसने अपनी मानसिक स्थिति का सामना की, अपने मन को काबू में किया। वह उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। तब उसके मन में एक विचार और आया। वह यह सोचने लगा कि बाबा सही कहते हैं कि पूरी यात्रा में कई शिखर हैं। बाबा को धन्यवाद कहने के लिए जब वह लड़का पीछे मुड़ा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने यहाँ वहां देखा, उसने आवाज लगाई लेकिन कोई भी उसकी आवाज पर आगे नहीं आया। तो दर्शकों, अब चलिए जिंदगी में कैसे स्थिर बुद्धि रखकर सही निर्णय लिया जा सकता है, इस विषय पर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत खुशहाल था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी अपने राजा का खूब आदर सत्कार किया करती थी। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। लेकिन आज कुछ ऐसा कपी की बात राज जाकर करती की शरौरी। राजा को रात भर मिसिंग क्वाइट मच ऑफ व्हाट इट एक्सीडेड द सालों से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। प्रजा के साम्राज्य मदर टू में नर्स पर आज तक किसी ने हमला करने का प्रयत्न तक नहीं किया था। लेकिन आज पड़ोसी राज्य ने इस छोटे से राज्य पर आक्रमण कर दिया और आज राजा को अपने 25 साल पहले के वो दिन याद आने लगे जब वह एक राजा न होकर केवल एक सेनापति था और वह अपनी राजा की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध की तैयारियां कर रहा था। लेकिन उस वक्त उसके मन में कोई शंका नहीं थी, किसी चीज का निर्णय नहीं लेना था, इसलिए वह चैन से उन चीजों की तैयारियों में जुटा था। राजा बहुत दुविधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने साम्राज्य को किस तरह से किसी और राजा के हाथों में सौंप दे, जिस साम्राज्य को हासिल करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। कई लोगों को धोखा दिया, कई लोगों को पीड़ा दी, कई लोगों को कष्ट दिया, कई प्रकार की राजनीति रची, कई प्रकार के षड्यंत्र रचे। इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब उसे राजा का सिंहासन प्राप्त हुआ है, उस सिंहासन को, उस साम्राज्य को वह अपने हाथों किसी और को कैसे थमा दे, राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बहुत चिंतित था, परेशान था, करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे कोई तरीका सूझ ही नहीं रहा था। राजा यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बात केवल मेरी नहीं है, इस पूरे साम्राज्य की है। राजा ध्यान करना जानता था। वह बार बार ध्यान करने का प्रयास भी कर रहा था ताकि वह शांत हो सके, उसका मन शांत हो सके और वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सके। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी।
वह अपने मन की आवाज में अर्थात अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में असफल रहा, जिस कारण वह बहुत परेशान था, चिंतित था और बहुत दुविधा में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या फैसला करे और उसके पास बहुत कम समय भी बचा हुआ था। केवल उसके पास आज रात का ही समय था, कल सुबह पड़ोसी राज्य उस पर आक्रमण कर देगा। यदि वह केवल अपने लिए फैसला करता है तो इस साम्राज्य के लाखों लोगों की जान जा सकती है, और यदि वह इस पूरे साम्राज्य के लिए सोचता है तो उसे पड़ोसी राज्य के राजा के सामने झुकना होगा, उनका सम्मान करना होगा और अपने हाथों इस साम्राज्य को उन्हें सौंपना होगा। राजा बेहद दुविधा में था, अत्यधिक परेशान था। आखिरकार वह अपने महल की छत पर पहुंचा। जान ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, खामोशी थी। राजा ने छत पर पहुंचकर आसमान की तरफ देखा। आसमान में एक पक्षी निडर होकर उड़ रहा था, अपनी ही मस्ती में, अपने ही अंदाज में। उसे रोकने वाला कोई ना था। उस पक्षी को देखकर राजा को यह एहसास हुआ कि जब तक कोई व्यक्ति लेकिन जब हमारे सर पर जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर एक आदमी अकेलापन, अपनी मस्ती, अपनी आजादी खो बैठता है, क्योंकि उसके सर पर जिम्मेदारियां हैं। उसे हर एक चीज देखनी है, समझनी है, और ऐसे बहुत से लोगों को सोच समझकर ही कोई निर्णय दिया था। और जब राजा को कोई भी रास्ता नजर न आया तो वह अपना घोड़ा लेकर अपने गुरु के आश्रम की ओर निकल पड़ा। राजा के गुरु भी बहुत सख्त थे। उन्होंने पहले से ही राजा को यह चेतावनी दे रखी थी कि जब तक कोई ऐसी वहां पर जब उसमें देखा तो उसके गुरु ध्यान में लीन थे। वह अपने गुरु के ध्यान को भंग नहीं करना चाहता था। अपने गुरु को ध्यान में देख उसके मन में एक बार फिर से द्वंद्व युद्ध चालू हो गया। उसका एक मन कहता कि गुरु को ध्यान से बाहर लाओ, तभी वहीं पर उसका दूसरा मन कहता नहीं, यदि गुरु को ध्यान से बाहर लाया गया तो यह उचित नहीं होगा। गुरु क्रोधित हो जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता। द्वार पर खड़े होकर यह सब सोच ही रहा था, तभी तक आश्रम से आवाज आई, हिरन तुम दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, भीतर आओ। राजा आश्रम के भीतर गया और उन गुरु को प्रणाम करके कहता है, गुरुदेव आप तो मेरे मन की बातें भली भांति जानते हैं। आपको यह भी पता होगा कि आज मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ और किस बात से मैं चिंतित हूँ। चिंता के कारण मुझे नींद नहीं आ रही। आप ही बताएं मैं क्या करूँ। मैं किस तरह से कोई एक निर्णय लूँ। मैं किस तरह से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूं, जिससे मैं निर्णय लेने में सफल होता हूं। किस तरह से मैं एक सफल निर्णय लूं और किस तरह से मैं अपने साम्राज्य को बचा पाऊंगा। राजा की यह बात सुनकर कुल गुरु मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हर इंसान के दो मन होते हैं। एक मन उसे कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है तो दूसरा मन उसी काम को टालने का प्रयास करता है, उस काम से पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, और इन्हीं दोनों मन के बीच में हम फंस कर रह जाते हैं। हम किसी एक तरह निर्णय नहीं ले पाते, हम किसी एक दिशा की तरफ नहीं बढ़ पाते, और ऐसे समय पर हमारे मन में सवाल उत्पन्न होने लगते हैं कि जो फैसला हम लेने जा रहे हैं क्या वह सही है या फिर गलत। ऐसी स्थिति हमेशा आधी अधूरी हो जाती है और वह हमें अपने पूरे जीवन भर पछताने के लिए मजबूर कर देती है। तभी वह राजा कहता है कि गुरुवर यह तो मैं भी जानता हूँ और मैं भी इसी शंका में फंसा हुआ हूँ। मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा। मुझे यह नहीं समझ जा रहा कि मैं किस तरफ जाऊं, मैं कैसे सही निर्णय लूं, मैं कैसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूं जिससे मैं एक सही निर्णय ले पाऊं। आप मुझे कृपा करके कोई मार्ग दिखाए, कोई सही तरीका बताए जिससे मैं सफल और सही निर्णय ले पाऊं, जिससे मुझे जीवन भर पछतावा ना हो। तभी गुरु उस राजा की बात सुनकर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, जीवन में कोई भी फैसला गल वाला कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी हम अपने अहंकार में ये सोचने लगते हैं कि हम जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे और जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा ही होगा। हम यही सोचते हैं कि हम अपने फैसले से दुनिया बदल सकते हैं और इसीलिए हम सही और गलत के चक्कर में फंसकर रह जाते हैं और हम कोई भी कदम आगे नहीं उठा पाते, कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि फैसला कभी भी गलत और सही नहीं होता। मान लो कि आज तुमने एक गलत फैसला भी ले लिया तो भी तुम्हें भविष्य में आगे चलकर सही सीख ही देगा, और यदि तुमने एक सही फैसला ले लिया तो वह तुम्हारे लिए कामयाब भी बन जाएगी और वह तुम्हारे लिए आगे का रास्ता भी खोल देगा। देखा जाए तो वास्तविक तौर पर दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारी ही उन्नति है। कम से कम ऐसे में तुम एक जगह पर ठहरे हुए तो नहीं हो, तुम्हारा मन इस शंका में फंसा हुआ तो नहीं है, तुम इस माया जाल से निकल चुके हो। तभी वह राजा उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहीं यह तो नहीं कह रहे कि मैं बिना सोच विचार के कोई भी निर्णय ले लूं? क्या ऐसा करना मूर्खता का प्रमाण नहीं होगा? आज मेरे उजब चोच लो जानर नहीं से तुम सोच विचार कर निर्णय न लो, बल्कि मैं तो यह कह रहा हूं कि अच्छी तरह से सोच विचार कर निर्णय लो और अच्छी तरह से सोचने के बाद पूर्ण